आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जनता के सामने दिखते हैं वो अरविंद केजरीवाल असली अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो सोचे नहीं थे कि इतना जल्दी इनके भ्रष्टाचार आ जाएंगे, तो ही इज मेंटली फ्रस्ट्रेटेड। अरविंद केजरीवाल इन सब मामलों के अंदर एक एक्यूज्ड है, एक प्राइम एक्यूज्ड है। कि अरविंद केजरीवाल इस समय चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। जो कांग्रेस ने लात मारी है, बड़ा दर्द में है अरविंद केजरीवाल, बिलबिला रहे हैं। चोर चाहे जितना भी सयानापन करे, कई बार कुछ न कुछ तो छोड़ जाता है। इतना बड़ा महल क्यों बना है साहब? इस समय सीएबी की जांच शुरू हुई है उनके राजमहल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जैसा धूर्त व्यक्ति मुझे राजनीति में कोई भी नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा। बहुत जल्दी वो समय आएगा प्रदीप जी, जब अरविंद केजरीवाल सिर्फ इस बात के लिए परेशान रहेंगे, हमें कुछ मत रहने दो, बस खाली जेल से बाहर रहने दो। के मन में जो फर्स्ट थॉट आता है, लेट अस बिगिन, अरविंद केजरीवाल, धूर्त, मनीष सिसोदिया, बेचारा, 2024 के नतीजे एज पर मनोज तिवारी, मोदी पुनः प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो पिछली कॉन्वर्सेशन हमने करी थी उसको 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आपने ट्विटर पे दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो मेरे साथ में शख्स मौजूद हैं, ये बहुत पॉपुलर हैं, ये प्रोफेशनली भी बहुत पॉपुलर रहे हैं और इनको कई बार लोग बिहार के बेटे के रूप में भी कहते हैं, पर साथ में पिछले कुछ समय से ये राजनीति में काफ़ी प्रखर रूप से कार्यरत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और काफ़ी प्रखर वॉइस हैं और हर मुद्दे को ये डायरेक्ट हेड ऑन लेते हैं। जी हाँ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कैसे हैं मनोज जी आप? बहुत दिनों बाद आपके साथ बातचीत हो रही है, उसी अंदाज में उम्मीद करते हैं कि बात आप करेंगे। नहीं, हम आपको देखते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है। हम अपनी जो हमारी शंकाएं होती हैं उसका आपसे मैं प्रमाणीकरण भी करते रहता हूं। जो कुछ दिखाते हैं आप, अभी भी आप गए थे हमारे यहाँ, जो पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदू रह रहे हैं जिनको भी घर मिलने वाला है, तो उनके लिए सब देखता रहता हूं। मनोज जी, आपके साथ इंटरव्यू की शुरुआत में मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त मैं आपके ट्विटर को देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल पीछे पड़ चुके हैं। अब बात दरअसल ये है कि मनोज तिवारी ने एक बात कही है कि अरविंद केजरीवाल विल गो टू द जेल। अगर ये सीएजी जो का ऑडिट होता है तो आपने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये आपका इंट्यूशन है, या आपको लगता है कि तथ्य इस तरीके के आपके सामने, या यू आर कॉग्निजेंट ऑफ दोज फैक्ट्स जिसके तहत आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जेल जा सकते हैं? तथ्य ऐसे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या, कोई भी व्यक्ति होता उनकी जगह, तो उसको सज़ा होनी है। और जेल तो कई कारणों से जाया जाता है। जेल जाना हमेशा बुरा ही नहीं होता। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी जेल गए थे, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि एक व्यक्ति जो जब शुरू हुआ था तो एकदम से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बन के बातें ऐसी हो रही जैसे बिल्कुल नई राजनीति शुरू हो रही है, और उसका इतना बुरा हस्त्र करके खड़ा होगा वो खुद अपने जीवन में। और ऐसा व्यक्ति जब जेल जाएगा तो मात्र वही जेल नहीं जाएगा, उसकी सोच के तमाम लोग जेल जाएंगे। ये माना जाएगा कि ऐसा जो करेगा वैसे ही भरेगा। अरविंद केजरीवाल ने, हम उनके पीछे नहीं पड़े हैं, वो दिल्ली को नष्ट करने के पीछे पड़े हैं। हम लोग तो दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली की रक्षा में खड़े हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो रुलाया है सांसों के लिए, पानी के लिए, टूटी गलियों से, गड्ढों से ऑटो रिक्शा तक घुस गया, ऑटो रिक्शा वाला मर गया। कहाँ तो उसे सुरक्षा देनी थी, उसको टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड देना था। प्रदीप भाई, ये सारी चीज़ें, ये तथ्य हैं जो अरविंद केजरीवाल जी को
जेल के दरवाजे तक ले जा रहे हैं और मुझे लगता है समय बहुत कम रह गया है। अरविंद केजरीवाल से जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव में नहीं हरा पाती, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल करना चाहती है आम आदमी पार्टी की ग्रोथ को रोकने के लिए। हमने 3-3 बार हराया है उनको। क्या 2014 में वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे? हारे नहीं। दिल्ली में 7 में एक भी सीट नहीं जीत पाए। क्या 2017 में एमसीडी के चुनाव में वो हारे नहीं? जहां 2015 में वो 70 में 67 सीट लाए थे प्रदीप जी, वहीं 2.5 साल बाद जब मैं अध्यक्ष बना वो 272 में 67 पार्षद नहीं ले आ पाए, हम 184 लेके आए। अरविंद केजरीवाल अजेय नहीं हैं, उनको इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। 2019 में भी हम 55% वोट लेके 7 सांसद जीते। उस समय अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति थी? हाँ, आप एक चुनाव जीते हैं जो विधानसभा का है, 2015 में जीते हैं और 2020 में जीते हैं, लेकिन जीतने के बदले जो दंश दिया है दिल्ली को, वो हमसे छुपा, आपसे छुपा है। आज जिसको भी कहिए अरविंद केजरीवाल तो बोलेगा अच्छा अरविंद केजरीवाल मतलब वो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, शीश महल वाला अरविंद केजरीवाल, राजमहल बनाने वाला अपना अरविंद केजरीवाल, डीटीसी घोटाला करने वाला, जल बोर्ड घोटाला करने वाला, बिजली घोटाला करने वाला, क्लासरूम घोटाला करने वाला। अब ये तो आपने पहचान खुद ही बनाई अरविंद केजरीवाल जी। हम क्या कर सकते? हम दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो आप जब ये घोटाले करें तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल इन सब मामलों के अंदर एक एक्यूज्ड है, एक प्राइम एक्यूज्ड है? क्योंकि किसी भी फाइल के ऊपर अरविंद केजरीवाल की खुद की सिग्नेचर नहीं है। सो आपको लगता है कि जब इवन अगर लिकर गेट की बात की जाए, जिसके अंदर अभी दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, इसके अंदर किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या सिर्फ अरविंद केजरीवाल को किंग पिन बनाया जा रहा है जिससे कि आम आदमी पार्टी की ग्रोथ रुक जाए दिल्ली के अंदर? इज दैट द होल नैरेटिव? बिकॉज अगर मनोज जी इतना कॉन्फिडेंटली घोटाले हैं और इतने सारे एविडेंसेस हैं तो फिर द पर्सन शुड बी बिहाइंड द बार्स। ही विल बी श्योर है 100%। आप देखिए, चालाकी करते हैं आप कि हमने साइन नहीं किया, ये तो चालाकी थी ना। आप भी किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं सुने होंगे जिसके पास एक भी डिपार्टमेंट ना हो। यहाँ तक कि एलजी तक को कहना पड़ गया, माननीय एलजी महोदय को, कि भाई आप साइन करने से क्यों बच रहे हो? जो करना चाहते हो उसको साइन तो करो चीफ मिनिस्टर के रूप में। नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से उनको पता है गलत काम हो रहा है, फंसने के टाइम हमारे लोग फंसे। मगर जब आप व्हाट्सएप वीडियो पे बात करके और ये कहते हैं कि ये विजय नायर हमारा खास है, इसको 100 करोड़ दे सकते हो, आ गया, मिल गया, लाख मोबाइल पूछने के बाद भी वो बच गया, फिर आपके साक्ष्य मिल गए। कहते हैं ना, देखिए कि चोर चाहे जितना भी सयानापन करे, कई बार कुछ न कुछ तो छोड़ जाता है। तो छूटा हुआ है, उसके में सीबीआई की पूछताछ भी हुई है उनके अंदर, और आने वाले समय में जो इस समय सीएबी की जांच शुरू हुई है उनके राजमहल के ऊपर। आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि 21 फ्लैट तोड़ दिए जाएं, 600 पेड़ काट दिए जाएं, 2-2 कोठी को मिला करके आपकी कोठी नियमों के विपरीत बन जाए? क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? मतलब ये कितना बड़ा महल क्यों बनाया? विलासिता, अंदर का जो विलासी जो राजा है, अंदर का राजसी जो भाव है अरविंद का, वो तो डायलॉग में तो छुपा सकते हैं, व्यवहार में थोड़ी छुपेगा। आ गया सबके सामने। अब आज दिल्ली में जिसको पता चलता है कि कहाँ तो झुग्गी वालों को पक्का घर देना था, वो तो भाड़ में गया, वो दे मोदी जी। अरविंद केजरीवाल को अपना शीश महल बनाना है, राजमहल, वो भी कब? आप देखो प्रदीप भाई, हम लोग, आपने शुरू में कहा ना कि हम आर्टिस्ट भी रहे हैं। यस, हम सुरों के लोग हैं, हम ताल और सुर में रहना चाहते हैं। वो तो आपको इस पे भी अटैक करते थे, मुझे याद है जब आप दिल्ली के बीजेपी प्रेसिडेंट थे कि आप आर्टिस्ट थे, आपकी गायकी पे भी आपको अटैक करते थे। अब पहली बार आप सुनेंगे कि एक स्वस्थ इंसान कभी भी कला पे तो अटैक नहीं कर सकता। मनोज तिवारी के एक्शंस पे अटैक करो,
मनोज तिवारी गायक, गाना गाता, उस पे आप कैसे अटैक कर सकते हो? ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अस्वस्थ हो मानसिक रूप से, और अरविंद केजरीवाल ने वो परिचय दिया। वरना हम तो देखिए, अध्यक्ष रहते हुए भी हम उनके घर गए हैं, प्रदीप भंडारी जी। मैंने उनसे समय मांगा कि हम दिल्ली की समस्याओं के लिए, इंक्लूडिंग मेयर, तब 3 मेयर होते थे, हम 21 शिष्टमंडल की टीम आपसे मिलना चाहती है, ओनली फॉर डेवलपमेंट वर्क ऑफ दिल्ली। 250 आदमी बिठा के बैठ गए थे। उसका एक विधायक खड़ा होकर गाली देने लगा मुझे, और स्थिति आई कि फिर हम लोग कहे कि भाई जब ऐसी बात है तो ये तो मीटिंग नहीं हो सकती, तो अटैक कर दिया चलते समय। आप सोचिए, किस स्वस्थ मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए स्वस्थ व्यक्ति का ऐसा व्यवहार हो सकता है? तो चाहते क्या अरविंद केजरीवाल? आप कह रहे हैं स्वस्थ नहीं है। व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ अरविंद केजरीवाल एज अ पॉलिटिकल ओपोनेंट? व्हाट इज योर रीडिंग? बिकॉज आप बहुत कम, मतलब आप यू आर मैं जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्वस्थ नहीं, विच मीन्स आई यू इंडिकेटिंग दैट ही इज नॉट अ डेमोक्रेटिक लीडर? नंबर 1, उनकी क्या मानसिकता लोकतांत्रिक नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इंडिकेट कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। सो ये आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जनता के सामने दिखते हैं, वो अरविंद केजरीवाल असली अरविंद केजरीवाल नहीं है। देखिए, मैं पहला जो देखता हूँ कि वो अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। वो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं, और इसके लिए वो लोक लुभावन बातों का सहारा लेते हैं। पब्लिक को ऐसी बात कहिए कि पब्लिक खुद भी कहे कि अरे हमारे लिए तो यही ठीक है, नियम क्या होते हैं। बट देश तो नियम से चलता है, देश संविधान से चलता है। तो वो पहला तो लोकतंत्र को चोट पहुंचाना चाहते हैं, और वो कह चुके हैं कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति लोकतंत्र को चोट पहुंचाने वाला होता है तो निश्चित रूप से वो किसी देश विरोधी शक्ति का एक मोहरा होता है। वो भी हैं वो। आप उनकी शुरुआत से कहां कहां से चंदे लिए हैं, जिस संस्था से चंदे लिए वो संस्था देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है या नहीं, आप स्वयं भी कई बार इसको स्टडी करके, आपको ही मैंने बोला, दिखाते हुए। अब जब आप किसी ऐसे शक्ति के हाथों में खेल रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहता है, तो जो तीसरा चीज आता है ना कि उसमें भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश होती है, क्योंकि आपकी लोक लुभावन बातों से लोग उसमें घुस जाते हैं। फिर उसमें भ्रष्टाचार करने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि सबको लगता है ये नया आया है, कुछ नया करेगा। तब तक आप खजाने को लूटने में लगे रहते हैं, लेकिन इसका लंबा ड्यूरेशन नहीं चलता। भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में प्रदीप भाई, लालू जी जैसे मजबूत नेता को जेल जाना पड़ा। आप भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसा उदाहरण देखेंगे जहां किसी ने कुछ गड़बड़ी की, बिना लाग या तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, अपनी बेगुनाही तक उनको अलग रहना पड़ा, और नहीं तो सजा भी भुगतनी पड़ी होगी। ये देश का संविधान इतना मजबूत है कि अरविंद केजरीवाल जैसी एक नई भ्रष्टाचारी सोच और पॉलिसी वाले व्यक्ति को भी आज जेल के कगरी के दरवाजे पहुंचा दिया है। तो ये 3 चीजें हैं, अनार्किस्ट, विदेशी शक्तियों से देश विरोधी शक्तियों का मोहरा, और तीसरा भ्रष्टाचार। ये तीनों मिला करके ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक नहीं बच सकता। आपने लोकतंत्र की बात की और आपने बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये कह रहे हैं कि अभी मैं पढ़ रहा था और काफ़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस के ऊपर अरविंद केजरीवाल आपकी गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जो यूनानिमस जजमेंट था, जिसमें कहा गया था कि सर्विसेज जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगी, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लाया गया ये कहते हुए कि कमेटी बनेगी जिसके अंदर यूनियन होम मिनिस्ट्री से एक सेक्रेटरी रहेंगे, साथ में चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, और उसकी मेजॉरिटी के साथ में डिसीजन लिया जाएगा। सो इस पर आप क्या कहते हैं? इनफैक्ट वो ऑर्डिनेंस के लिए पटना भी गए थे, बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ उन्होंने एक सपोर्ट भी मांगा। कांग्रेस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि सपोर्ट है। तो 2 बातें कही जा रही, एक कि क्या कांग्रेस और बीजेपी मिलकर दिल्ली के अंदर काम कर रही है इस ऑर्डिनेंस के मसले पे, और दूसरा कि ऑर्डिनेंस के मसले पे जो आप पे आरोप लग रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट यूनानिमस थी तो इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया गया जिससे कि सर्विसेज एलजी के पास रही।
तो क्या एलजी के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार दिल्ली को? इसमें 3 बिंदु है। अच्छा, इसमें क्या है, मैं हर दिन पे अरविंद केजरीवाल जी मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर नए नए वकील के आर्टिकल को भी शेयर कर रहे हैं, ये दिखाते हुए कैसे बीजेपी ने लोकतांत्रिक काम किया है। देखिए, जब कोई व्यक्ति मेंटली फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि हमें बेसिकली कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है। तो इस समय अरविंद केजरीवाल वो सोचे नहीं थे कि इतना जल्दी इनके भ्रष्टाचार आ जाएंगे, तो ही इज़ मेंटली फ्रस्ट्रेटेड। अध्यादेश की जहाँ तक बात है, देखिए, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हैं? नहीं, उनके पहले शीला जी, उनके पहले सुषमा जी, उनके पहले साहिब सिंह वर्मा जी, और उसके पहले मदन लाल खुराना जी। सर्विसेज तो ऐसे ही चलता था, एलजी ऐसे ही काम करते थे। फिर अचानक अरविंद केजरीवाल को नई व्यवस्था क्यों चाहिए? अब यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे एक आदमी परीक्षा तो दिया है 8 सब्जेक्ट से, पास किया है 8 सब्जेक्ट से, और कह रहा है मुझे साइंस का डिग्री दो। ऐसा अरविंद केजरीवाल का दिखता है। अरे भाई, तेरे में क्षमता है भैया, तो तू साइंस की ही परीक्षा दे के साइंस की डिग्री ले। ये यूनियन टेरिटरी है, आप यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़के उसकी जो सिस्टम है उसी में काम करेंगे। आपको हर जगह भ्रष्टाचार करने के लिए वो सारी शक्तियां चाहिए, तो सारी शक्तियां आपको यूनियन टेरिटरी के हिसाब से ही मिल सकती है। और तीसरी बात, जब आप गए थे कांग्रेस के चरणों में लेटे हुए थे, पहले मेरा एजेंडा रखो पटना में, तो शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि तो इसको गोली मारो। मैंने ये शब्द बोला है उनको, गोली मारो इसको। फिर बोलते हैं इसकी इतनी बखत नहीं है कि इस पे नोटिस किया जाए, इसको कोई नोटिस ही नहीं लिया। आप जब वहां से लौट के आते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मेंटली फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति की निशानी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कानून बनाए। कानून बनाना का अध्यादेश होता है, अगर सत्र नहीं चल रहा है, सत्र चलेगा, उसका पुष्टिकरण हो जाएगा। तो तुम एक ही जगह रहो ना, या तो अब पार्टियों के पास जाओ कि हमारा अध्यादेश जब आए तो हमें सपोर्ट करो, नहीं तो फिर आप भाग करके उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। ये उनके मेंटली फ्रस्ट्रेटेड होने का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट के पैरा 92 में कहा है कि केंद्र चाहे तो इस संबंध में कानून बना सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज है। जो रूल बना है उसमें एक अस्पष्टता है, जिसको अस्पष्ट कर दिया है केंद्र सरकार ने। लेकिन जो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब हम कहीं हिंदी में कहें तो जो पगला गया है, वो कहीं भी अपना सिर मार के फोड़ ले, हम क्या करें? अच्छा, इसमें क्या कांग्रेस के लीडर्स का आपको समर्थन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी इसमें साथ में काम कर रही है ऑर्डिनेंस वाले मसले पे? ये क्या कुछ ऐसा हुआ है, कोई कांग्रेस के लीडर्स का आपको फ़ोन आया या आपने कांग्रेस के लीडर्स को कुछ फ़ोन किया कि इस मुद्दे के ऊपर साथ में एक तरह की जाए? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के अंदर रहे, इसलिए दोनों के अंदर एक बैकडोर अंडरस्टैंडिंग हुई है। कुछ हुई बैकडोर अरविंद केजरीवाल जितना गाली कांग्रेस को दिया होंगे, उतना तो शिशुपाल ने भी कृष्ण को नहीं दिया था। याद है महाभारत की कहानी जी। और फिर उसके बाद भी तुम समझते हो कि तुमको कांग्रेस आरती उतारेगी? अरे ऐसे जगह ले जाके मारेगी कि आप राजनीतिक रूप से कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। शरद पवार जेल में जाना चाहिए, शरद पवार के चरणों में गिरे हैं। लालू यादव, अरे छुआ गया क्या, फोटो आ गई, नहीं मैं वो जबरदस्ती वो गले लगा लिए थे। दिस इज द सेम अरविंद केजरीवाल। आप उनके चरणों में लेटे पड़े हो, मेरा एजेंडा पहले लो। ये लोग आपको इतनी आसानी से छोड़ेंगे क्या? ये कोई छोड़ने वाला नहीं है। बीजेपी तो बाद में। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा खतरा अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों से इनसे है, क्योंकि बीजेपी तो फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से सजा देगी, संवैधानिक ढंग से सजा देगी। ये सब तो असंवैधानिक भी सजा देंगे इनको, अरविंद केजरीवाल को, और पूरा देश देखेगा सर। एक और बड़ा मुद्दा है मनोज जी, क्योंकि अब आप खुल के बात करें यूसीसी, और मैं देख रहा हूँ इस पे भी आपने असदुद्दीन ओवैसी को खुल के आपने एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके साथ में दिखाई है।
अब फैक्ट ये है कि यूसीसी की बात संविधान सभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी थी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको आर्टिकल 44 के अंदर रखा था। अब इस पे आम आदमी पार्टी ने यूसीसी में एक इन प्रिंसिपल सपोर्ट दिखाया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूसीसी को, पर जब मैं इसको डिटेल में पढ़ता हूं तो अमनतुल्ला खान ने, जब यूसीसी की बात पहले की गई थी, जब स्टेट गवर्नमेंट्स लाने की बात कर रही थी, तो अमनतुल्ला खान ने कहा था कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है यूसीसी के जरिए। तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी यूसीसी को इन प्रिंसिपल सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ उनके लीडर्स का पास्ट में ये स्टैंड रहा है, और असदुद्दीन ओवैसी इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेराज यूसीसी पे कितने कोर्ट के भी जजमेंट आ चुके हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन दोनों बातों को? देखिए, आम आदमी पार्टी द्वारा यूसीसी का समर्थन करना या नहीं करना, मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल की एक चाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। जो कांग्रेस ने लात मारी है, बड़ा दर्द में है अरविंद केजरीवाल, बिलबिला रहे हैं। और ऊपर से जो शिवानंद तिवारी की भाषा, राजद की भाषा आई है, अब ये चूंकि जेल का दरवाजा सामने पड़ रहा है, इसलिए शायद ये भी सोच रहे होंगे इस बहाने थोड़ा सा बीजेपी को सॉफ्ट करें। तो ये तो कुछ समय पहले प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते थे, कई आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे, राघव चड्ढा ये सब कहते थे कि अगर कोई मोदी जी को काउंटर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल, वही प्राइम मिनिस्टर आगे हो सकते हैं, कांग्रेस से नहीं हो पाएगा। बहुत जल्दी वो समय आएगा प्रदीप जी, जब अरविंद केजरीवाल सिर्फ इस बात के लिए परेशान रहेंगे, हमें कुछ मत रहने दो, बस खाली जेल से बाहर रहने दो। देखिए, हिंदुस्तान है ये, और जो जनता को रुलाएगा, जो छोटे छोटे बच्चों को शराबी बनाने की नीति बनाएगा, जो गरीबों मजलूमों का घर बनाने की जगह अपना राजमहल बनाएगा, उसको ईश्वर भी सजा देता है, कानून तो सजा देता है। सर, मैं जो फ्यूचर देख रहा हूं ना अरविंद केजरीवाल जी का, वो भारत के इतिहास में किसी राजनेता का वैसा नहीं हुआ होगा। इनके खुद के लोग इनको छोड़ के जाएंगे और इनके ऊपर थू करेंगे, वो समय आएगा। देखिए, हम लोग मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं 16 महाजनपद की भी कहानी पढ़ा हूं, मैं लिच्छवी गणराज्य भी पढ़ा हूं, मैं 526 ईस्वी पूर्व जब बुद्ध आए तब का भी पढ़ा हूं, और आज भी देख रहा हूं। सर, मैं मुगल साम्राज्य से लेते हुए सब कुछ पढ़ा हूं। अरविंद केजरीवाल जैसा धूर्त व्यक्ति मुझे राजनीति में कोई भी नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा है। और इनको सबसे बड़ी सजा इनके पार्टी के लोग देंगे, और देना शुरू कर दिए। ठीक है, थोड़े दिन के लिए कुमार विश्वास अकेले पड़ गए, चले गए। थोड़ी देर के लिए आनंद कुमार अकेले पड़ गए, चले गए। थोड़े दिन के लिए कुछ पत्रकार भी आए थे, वो भी थक के बेचारे सो के कहीं जंगल में सो करके तबला बजा रहे, छोड़ दीजिए उनको, आशुतोष जैसे लोगों को। लेकिन अभी भी इनकी पार्टी के फंडामेंटल जो मेंबर्स हैं, वो उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और वो दिन देखिए, आप देखिएगा ये कैसे कैसे सत्येंद्र जैन के चरणों में, उनके परिवार के चरणों में लेटे हुए हैं, कैसे मनीष सिसोदिया के चरणों के परिवार के चरणों में लेटे हुए हैं। क्योंकि मेन तो यही है, मेन कल्प्रिट इन सारे षड्यंत्रों का, सारे हवालों का, घोटालों का मेन मास्टर माइंड तो अरविंद केजरीवाल है। इसलिए मैंने ये बात कही, और कानूनन सजा मिलेगी। हो सकता है कि मैं इतना चीज सोचने के बाद भी वो अगर बरी होंगे, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ माई इंटरव्यू मैं आपके बात करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप काफ़ी क्लोजली आपने उनके साथ में काम किया, यू बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने जब पीएम नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपने ऑफिशियल टूर पे गए थे, जहाँ जितना उनको प्यार मिला शायद ही किसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कभी इतिहास में रखा होगा, तभी शायद से ही इज द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर, अनडिस्प्यूटेड है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड अक्रॉस पॉलिटिक्स, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस।
बट आपने कुछ पंक्तियां उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशली ट्वीट करी थी। आप क्या अपने अंदाज में वो पंक्तियां वापस दोहराना चाहेंगे? अब जब वापस से पीएम आ गए, आप कैसे देखते हैं? अगर एज अ मनोज तिवारी इज अ पॉलिटिशियन, बट अब मनोज तिवारी एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट व्हेन ही लुक्स एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या भाव आता है इन मनोज तिवारी स्टाइल? देखिए, मैं गीत लिखता भी हूँ प्रदीप भाई जी, कंपोज भी करता हूँ, गाता भी हूँ। मैंने जिस समय एक राष्ट्र प्रमुख को, नरेंद्र मोदी को पैर छू के प्रणाम करते देखा, मेरे सारे रोंगटे खड़े थे। मैं जिस समय ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख को मोदी इज द बॉस कहते सुना, ऑस्ट्रेलिया एक गर्वित देश है। जब हम जो बाइडेन को 12-13 कदम चल के और आके कहते हुए कि आप मेरे यहाँ आइए, लोग बहुत ज़्यादा हमको कंप्लेन कर रहे हैं, आप मेरे व्हाइट हाउस आइए, आप अमेरिका आइए, तब मुझे लगता है कि इनके ऊपर गीत बनना चाहिए। तब मैं लिखता हूं कि लोकतंत्र के महासमर में भारत की तैयारी है, सेवा करके खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। 9 साल का लेखा जोखा जनता ने भी है देखा, ऐसा गौरव बढ़ा भारत का, ऐसा गौरव है भारत का, ले लो लेखा जोखा। हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते। हमने देखा बाबा साहब भीमराव का पंच तीर्थ तनवाते, बाबा विश्वनाथ की महिमा दुनिया को दिखलाते। हमने देखा है 5 एम्स से 22 एम्स बनाते। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते। 5 लाख तक हर गरीब को फ्री इलाज करवाते। हमने देखा है चीन पाक को भारत से घबराते। हमने देखा है बड़े बड़े देशों को शीश झुकाते। ऐसा भाव भरा भारत में क्यों ना हम यूं अघाते। तो जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। क्या बात मनोज जी, दिस वाज फैबुलस। एंड लास्ट में मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड के साथ एंड करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको सिर्फ एक वर्ड के अंदर उसका आंसर देना होगा, नॉट अ सेंटेंस एट ऑल। सो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन थ्रो करूंगा और आपको सवाल ऐसा होता नहीं यार। सवाल ऐसे ही रहेगा कि आपके मन में जो एक भाव आएगा वो आप प्रदीप भंडारी जी की गुगली। चलिए मैं शुरू करना चाहता हूँ। जो भी मन आपके भाव है, विदाउट अ कॉमा आपके मन में जो फर्स्ट थॉट आता है, लेट अस बिगिन। अरविंद केजरीवाल। धूर्त। मनीष सिसोदिया। बेचारा। राहुल गांधी। कंफ्यूज्ड। 2024 के नतीजे एज पर मनोज तिवारी। मोदी पुनः प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत सारे शब्द आते हैं मगर भारत सपूत। मेरे साथ आप इसी बात पे मैं इस इंटरव्यू को एंड करना चाहता हूं। दोस्तों, मनोज तिवारी जी की खासियत यह है कि आप इनसे जितना डायरेक्ट सवाल पूछिए, ये फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे। अगर आप इनके बाउंसर वाला सवाल मारेंगे तो ये बैक फुट पे भी छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं। सो ही टेक्स ऑल द क्वेश्चन, ही डज नॉट डॉजेस क्वेश्चन। दैट्स व्हाई ऑडियंस लव हिम। मनोज जी, आपने हर सवाल का जवाब दिया और मेरे साथ में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।